गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैसा लगता है एक नेता के तौर पर? रामपुर खास ने कभी मुझे बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के अंदर जब समय बदला तो वो भी बदल गए। सत्य के साथ था, सच्चाई के साथ था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवा लिया। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आपने ये कहा कि यूपी में कुंभ को इवेंट बना दिया गया, इसीलिए वहां पर इतनी मौतें हुई। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। बात पार्टी तो आएगी ये तो आरोप लगाती है, ये कहती है कि बीजेपी एक वैसी वॉशिंग मशीन है जो वहां पर कोई भी नेता जाता है और वो धुल कर पाक साफ वहां से निकल के आता है। भाजपा पार्टी के हित के लिए, देश का हित को काम करती है। पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा। अटल जी की भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, दोनों में बहुत फर्क है। नजरिए में, सोच में। देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया? बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। दो लोग ऐसे जिन्हें उठे सिर नहीं पसंद। विधानसभा और राज्यसभा में कुछ फर्क नजर आता है आपको? आपने ये भी कहा ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया में कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था। आज भारत की विदेश नीति पूरी तरह से असफल है, फेल है। ट्रंप और मोदी जी बड़े करीबी दोस्त हैं। कुछ लोगों की आदत होती है फोटोजेनिक बनने की। पे शेर को पालना है तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा। शेर तो हम भी पालते थे। बीजेपी की तरफ से कभी कोई ऑफर आया? मुसलमानों के नाम से कब तक नफरत करोगे? आपको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था लेकिन आपने ठुकरा दिया। भारत में कितने घुसपैठिए हैं ये अमित शाह जी, मोदी जी बताएं, अदरवाइज इस्तीफा दें। सदन के अंदर जब धक्का मुक्की होती है तो आरोप आप ये लगाते हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। आप भगवान राम के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का व्यवसाय करती है। धर्म की राजनीति होनी चाहिए। और गंभीर आरोप है कि 240 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीती है उसमें से 30-35 सीटें गड़बड़ है। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान मौजूद हैं वो बेहद खास हैं और खास होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो वो देश के जाने माने राजनेता हैं और राजनीति के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शुमार है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया जब मैं अपनी कुछ बातें रख सकूंगा, क्योंकि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बातचीत की स्वतंत्रता हमारी पार्टी ने सुनिश्चित किया था जब संविधान बनाया था। आज वो खतरे में। मुझे खुशी है क्योंकि मैं जानता हूँ आपको, आपकी विचारधारा को। पहले भी मैं चैनल से तो रूबरू हो चुका हूँ आपके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सार्थक यात्रा होगी, वार्ता होगी, बातचीत होगी। बिल्कुल होगी और थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने समय दिया एमके टॉक्स को। और मैं ये बताना चाहूँगा प्रोग्राम की शुरुआत में ही, इन चुनिंदा राजनेताओं में से हमने पूछा कि भाई हम क्या पूछें क्या नहीं पूछें, तो प्रमोद जी ने साफ तौर पर कहा कि जो आपको बात करनी है खुलकर आप बात करिए, और आज के समय में ऐसे नेता बहुत कम है। तो थैंक यू सो मच, हमें भी ये आज़ादी देने के लिए कि हम किसी भी मुद्दे पर आपसे खुलकर बातचीत करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप कैसा लगता है एक नेता के तौर पर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, अलग अलग तरह के लोगों के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं और बड़ा प्रेस्टिजियस ये माना जाता है रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड में अपना नाम आपको देखकर कैसा लगता है? देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है,
वो गिनीज बुक में है या किस बुक में है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे यही बताया गया कि 9 बार लगातार, कई क्राइटेरिया, एक ही पार्टी, एक ही विधानसभा क्षेत्र, एक ही सिंबल, उसमें विधानसभा का चुनाव 1,26,000 से जीतना, एक कम अंतराल में, जब चुनाव 1.5 साल 2 साल में हो रहे थे, 89, 91, 93, 96, उसमें एंटी के इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ना। और इनमें मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं कि कांग्रेस का अच्छा दौर नहीं चल रहा है। उस समय जब मैं जीत रहा था, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 1989 के बाद सरकार ही नहीं रही। 89, 91, 93, 96, 2002, 2007, 2012, ये बड़ा लंबा संघर्ष रहा। तो मैं एक तो ऊपर वाले को, और दूसरा रामपुर खास की जनता, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, उसका जितनी भी बधाई दूं, धन्यवाद दूं, एहसान जताऊं, कम होगा। ये वो थे एक्चुअली इस रिकॉर्ड के पीछे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। कौन राजनेता नहीं चाहता कि हर बार जीते? क्षेत्र की जनता तो नहीं जिताती, पर उसने बहुत दूर की सोची, क्षेत्र के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा। तो मैं तो कहता हूं कि मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूं, सौभाग्यशाली हूं, मुझे रामपुर खास जैसा क्षेत्र मिला, वहां के लोग मिले। आपके संघर्ष के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा आपका राजनीतिक कैरियर रहा है, आपकी बेटी भी राजनीति में आ गई है, तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले, क्योंकि बात हम कर रहे थे आपके रिकॉर्ड की, गिनीज बुक में जो आपका रिकॉर्ड दर्ज है, जब आप 9 बार विधानसभा में चुने गए, आपने सोचा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है? ऐसे किसी रिकॉर्ड में, ऐसे किसी बुक में आपका नाम दर्ज होने जा रहा है? मुझे पत्रकारों ने जो बताया वही मेरी जानकारी है, वरना मैंने ना ये रिकॉर्ड दिमाग में रख के जीत रहा था, और ना ही मुझे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मैंने कभी वोट मांगा था। मैं तो एक साधारण सेवा के बदले वोट मांगता हूँ। सही बात तो ये रामपुर खास, आखिरी 4-5 चुनाव, 3-4 चुनाव में तो मेहनत की जाता था, आखिरी 3-4-5 चुनाव में तो मैं जा भी नहीं पाता था, क्योंकि मैं 5 बार, मेरा रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में, लगातार कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता बना। मुझसे ज्यादा बार नारायण दत्त तिवारी जी बने, पर उनमें मुझ में एक फर्क था, मैं लगातार बना, सत्ता से बाहर रह के बना, तो मेरे दिमाग में उतना समय नहीं दे पाता था, संसाधन भी नहीं थे। चुनाव लड़ाने के लिए कुछ पार्टियां और कुछ लोग ढूंढ के कैंडिडेट लाते थे, जिनका उद्देश्य क्षेत्र नहीं होता था, उसकी सेवा नहीं होती थी, बस हराओ प्रमोद तिवारी, हराओ। उसमें उत्तर प्रदेश के कई नेता, जिले के कई नेता, क्षेत्र के कई नेता जुड़ जाते थे। उनसे पार्टी से मतलब नहीं होता, जो पार्टी लड़ रही बस उसी के साथ जुड़ जाओ। वो दौर भी मैंने देखा है, पर फिर भी उस दौर में भी न मेरे हाथ से कांग्रेस का तिरंगा छूटा, न मेरे कांग्रेस की आइडियोलॉजी छूटी, और रामपुर खास ने कभी मुझे बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, हमेशा मुझे मजबूत करता रहा। ये मैं सवाल आपसे करने भी वाला था, आपने अभी बहुत छोटे में बताया है, इसके थोड़े विस्तार में हम जाएंगे। कांग्रेस, आपने खुद बताया आप यूपी से आते हैं, और वो 1989 के बाद ऐसा समय आया जब कांग्रेस का वहाँ पर डाउनफॉल शुरू हो गया, और अभी तक भी बाउंस बैक वो नहीं कर पाए हैं। तमाम बड़े बड़े नेता हमने देखे जो कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए थे, जिन्होंने, मैं अगर ये कहूँ मलाई चाटी थी तो गलत नहीं होगा, तो बड़े बड़े नेता हमने देखे कांग्रेस पार्टी के अंदर। जब समय बदला तो वो भी बदल गए, अलग अलग दलों में वो जाने लगे, लेकिन प्रमोद तिवारी एक मजबूत स्तंभ की तरह कांग्रेस में उसके बुरे समय में भी खड़े रहे, और आज भी खड़े हैं। आपको डर नहीं लगता कि आपके ऊपर भी ईडी सीबीआई का हंटर चल सकता है, आपके घर भी पुलिस आ सकती है? बीजेपी वालों का खौफ नहीं है आपके अंदर? देखिए,
ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके लिए है जिन पर आरोप तो यही लगता है ना कि डर के मारे लोग जाते हैं वहां पर। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके लिए जिनके पास कुछ है जो जांच का विषय हो सकता है। अपने ऊपर क्या है, मैंने हमेशा बेदाग रखा अपने को, किसी विवाद में नहीं पड़ा, आर्थिक रूप से कभी किसी घोटाले में नहीं आया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 47 साल मेरे राजनीतिक जीवन के पूरे हुए तो कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा। कोई मन में लगा ले लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी एजेंसी ने नहीं लगाया। कई तरह के झूठे मुकदमे कायम हुए, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जिसकी जानकारी मुझे नहीं होती तो उसमें मेरा नाम पड़ जाता था, पर सत्य के साथ था, सच्चाई के साथ था और हमेशा वो मैं हमेशा जांच में निर्दोष पाया। लेकिन कभी आपको दबाव महसूस नहीं हुआ कि भाई सत्ता से बाहर हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सत्ता के साथ चला जाना चाहिए मुझे? देखिए, अब कांग्रेस बात पार्टी तो ये तो आरोप लगाती है, ये कहती है कि बीजेपी एक वैसी वॉशिंग मशीन है जो वहां पर कोई भी नेता जाता है और वो धुलकर पाक साफ वहां से निकल के आता है। धुलकर भी निकलता है और बहुत कुछ पा भी जाता है। मेरे साथ के बहुत से लोग हैं भारत सरकार में, प्रदेश सरकार में भी हैं, जो कभी कांग्रेस में थे, और मैं वो शब्द तो चाहे ना इस्तेमाल करूं, मलाई छाटी, पर ये जरूर कहूंगा भरपूर कांग्रेस ने उनको दिया, कोई वजह नहीं थी जाने की। अब मैं आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। देखिए, राजनीतिक रूप से तो मैं इंदिरा गांधी का जबरदस्त फैन रहा, प्रशंसक रहा। राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी, मैंने प्रियंका जी को बहुत सहजता से लोगों से जुड़ते देखा, उत्तर प्रदेश में उनके साथ काम किया, इन सब लोगों के बहुत करीब रहा। तो अगर विपक्ष में किसी के बहुत करीब रहा तो वो मुलायम सिंह यादव जी, अटल जी, क्योंकि अटल जी लखनऊ से एमपी होते थे, प्राइम मिनिस्टर तो बने पर एमपी लखनऊ से होते तो मेरा उनका परिचय 83 में ही आंध्र प्रदेश के जब चुनाव 82-83 में हुए तो हो गया था। मुझे वो दौर भी याद है जब 1993 में मुलायम सिंह जी और मायावती जी, तब काशीराम, मिल के लड़े, 175-6 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी की भी लगभग 182 सीटें आई। हमारी सीटें 340 के बीच में थी। बहुमत मेरे हाथ में। छोटे छोटे दल दोनों के साथ जुड़ गए थे। उस समय आदरणीय अटल जी एक दिन मेरे घर आए लखनऊ। उन्होंने मुझसे कहा, प्रमोद जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बात पार्टी की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की। जो हालात है इसमें एक बार फिर क्यों चुनाव कराया जाए, आइए, जनादेश है, जैसा उनका अंदाज था, एक सरकार बनाई जाए 5 साल के लिए। पहला साल आप ले लीजिए मुख्यमंत्री के रूप में, बाकी 4 साल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये किन्होंने कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब वो सांसद थे लखनऊ से। फिर बात चलती रही तो मैंने कहा, तो उनका अच्छा चलिए प्रमोद जी 2 साल ले लीजिए, उसके बाद फिर आप चाहे दिल्ली चले जाइएगा चाहे यहीं रहिएगा, पर उत्तर प्रदेश को एक लोकप्रिय स्थिर सरकार दीजिए, यह आपका कर्तव्य है। आप पुराने राजनीतिक, और मैं आपसे प्रभावित हूं इसलिए मैंने आपसे कहा। जो कुमार जी थे उनके साथ, लंबी लंबी मूंछों वाले, वो लगातार हंस रहे थे, उनके चेहरे पे तनाव आ रहा था। फिर उन्होंने, अटल जी ने कहा, जब मैंने उस समय भी ना कहा तो अटल जी बोले, भाई प्रमोद जी, आपके लिए मेरी इज्जत बढ़ गई, कुछ नुकसान नहीं हुआ। इतना कह के वो बहुत जोर से हंसे। और फिर उसके बाद तो देखिए, मेरा कोई, अटल जी का वैसे लोग थे जिनका बहुत आदर कोई भी कर सकता, तो मैंने अनादर नहीं किया अटल जी का, बल्कि आदर किया अपने उन सिद्धांतों का। अभी गांधी जी हैं, मेरे कमरे में रहते हैं, मुझे इनके विचार प्रिय है। मैं उस भारत का पक्षधर हूं, उस हिंदुस्तान को प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, जहां संविधान के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब मिलकर रह सकते।
मैंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखा, पढ़ा, और अब तो बहुत नग्न तांडव देख रहा हूं। जब नारे उठते हैं कटेंगे मरेंगे, बटेंगे कटेंगे मरेंगे, तो मुझे लगता है क्या ये संविधान के अनुसार है? हम दूसरा नारा देते थे गांधी जी का, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब यहां पे ईश्वर का, मैं हिंदू धर्म मानता हूं और हिंदू धर्म में भी सनातन धर्मी हूं, पूजा पाठ करता हूं, लेकिन मेरा धर्म मुझे सिखाता है मोहब्बत, प्यार, कर्म, धर्म, ये सिखाता है, नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाता है। तो मैं गांधी की विचारधारा को, और मुझे पता नहीं क्यों, मेरी बात कर्कश हो सकती है, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, पर जब मैं गोडसे के विचार देखता हूं तो मुझे आज की भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की नहीं, ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी मुझे गोडसे की विचारधारा की पोषक लगती। तो यानी अटल जी की भारतीय जनता पार्टी और आज की यानी मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, दोनों में बहुत फर्क है। अरे जमीन आसमान, नजरिए में, सोच में। अटल जी अपनी सरकार कुर्बान कर सकते थे पर संविधान के खिलाफ न जाते, एक वोट से हारे चले गए। आज वाले एक वोट से हारे होते तो जाते। जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बदल सकते हैं, चेयरमैन राज्यसभा का, जो उनके हिसाब से न चले, तो स्पीकर बदल गया होता। जब वाइस प्रेसिडेंट जो बदले गए, इसे लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया, भाई स्वास्थ्य की वजह से वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको कुछ जानकारी है देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया? सरकार झूठ बोल रही है। ये वजह होती तो उनका शानदार विदाई होती। एक परंपरा है कि जब कोई चेयरमैन, अध्यक्ष हटता है उसे हाउस फेयरवेल देता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उस राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। उनको ये भी अवसर आपने नहीं दिया कि उनकी विदाई हो सके। वो हर जगह घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, स्वस्थ हैं, चंगा है। तो फेयरवेल न देने के पीछे कहीं ना कहीं से आपने धनखड़ जी का अपमान नहीं किया, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन की पद और गरिमा का अपमान किया। कारण क्या था, कुछ आपको आइडिया है? देखिए, मैं गैस नहीं करना चाहता, संवैधानिक पद है, पर एक चीज दावे से कह रहा हूं, सतपाल मलिक ने भी बहुत सी बातें कही सही समय पर। मुझे लगता है एक न एक दिन धनखड़ जी ही सच्चाई बताएंगे। अब वैसे तो हम लोग रोज राज्यसभा में बैठते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, तो पर इस जिम्मेदारी भरे पद के लिए मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं लगाना चाहता। लेकिन एक बात आप कह रहे हैं मजबूती से, सरकार ने जो पक्ष रखा है, सरकार ने जो कहा है वो गलत है, उससे आप इत्तेफाक नहीं? झूठ है। और मैं सर्कमस्टेंसेस से प्रूव करता हूं झूठ है। अगर वो जा रहे थे तो 5 बजे तक तो उन्होंने मीटिंग ली, 6 बजे तक चली, 5:30 तक। चेयरमैन वो थे, वो मीटिंग थी कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस है, उसका मेंबर मैं हूं। खरगे साहब गए नहीं थे, मैं ही लीड कर रहा था पोजीशन। अरे हंसी मजाक के मूड में, अच्छी तरह मूड में थे वो। और 2 मंत्री उनके जो सरकार की तरफ से आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री और नेता राज्यसभा, वो आए नहीं। नड्डा साहब एक दिन पहले वादा किया था। तो मुझे लगा कि ये तो पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष ही नहीं कार्य मंत्रणा समिति में, और तय करना था डिस्कशन होगा कि नहीं होगा SIR पे, और 1-2 मुद्दे थे। तो मेरा तो अनुभव है। मैंने जयराम जी से कहा, मेरे बगल बैठे थे, समझ में नहीं आ रहा है, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद उस चैम्बर में, जैसी उनकी आदत थी, हम लोग 5-6 नेता गए। ये मीटिंग ऊपर होती है जी। नीचे आए लिफ्ट से, हंसी मजाक के मूड में सब तरह से, और 2 घंटे बाद गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण। तो जब आप हंसी मजाक कर रहे थे उसके 1-1.5 घंटे के बाद, मुझे पक्का मालूम है, तब तक धनखड़ जी को नहीं मालूम था कि उनको इस्तीफा देना है। अच्छा, उन्हें नहीं पता था? मैं समझता हूं जब तक हम लोग 1 घंटे 2 घंटे बैठे थे, मैं हाई कोर्ट का वकील रहा, जज के सामने
बहस जिरा मुकदमे लड़ता रहा। जज का चेहरा बता देता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो कहाँ, किस दुनिया में, किस दिशा में आप जा। और धनखड़ जी का चेहरा, क्या जरूरत थी उनको वहां से उठ के हम लोगों को लाने की, प्लान बनाने की, हाउस में ये करना है वो करना है, और फिर कुछ कमेटीज थी, इन कमेटीज का गठन करना है, सारा डिस्कस किया। उन्होंने तो प्रोग्राम जो बनाया था वो अगले 6 महीने 1 साल का था, और 6 घंटे भी नहीं चला, 3 घंटे भी नहीं चला। 3 घंटे बाद न्यूज फ्लैश हो रही। तो किसी भी ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट के आदमी को, हम लोग तो अनुभवी हैं राजनीति के, यहां 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें उठे सिर नहीं पसंद। मेरा इशारा साफ है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप बात मेरा कर रहे हैं इशारा इशारों में। साफ है। जब आप समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे होंगे। इन्हें संविधान, परंपराएं, उसकी फिक्र नहीं है, पर कोई इंडिपेंडेंट चलेगा, इनसे अलग हटके चलेगा, बर्दाश्त नहीं। यानी कोई ऐसी बात हो गई थी, धनखड़ जी ने मोदी जी और शाह जी की बात नहीं मानी। मैं फिर कह दूं आपसे, ये छोड़ देना चाहिए धनखड़ जी पे। धनखड़ जी सही समय पर अगर सही बात बताएंगे तो ठीक, नहीं इतिहास में बहुत से सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, ये भी रह जाए, ये भी रहेगा। चलिए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने विधानसभा में लंबे समय तक काम किया, अब आप दिल्ली में भी लंबे समय से आप हैं। विधानसभा और राज्यसभा में कुछ फर्क नजर आता है आपको? बहुत। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते थे, सोचते थे उसका विकास कैसे हो, उसकी तरक्की कैसी हो। वहां समस्याएं इतनी नहीं थी। पश्चिम, पूरब, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, बाद में उत्तराखंड अलग हुआ, मैं तो उस समय का हूं जब एक ही था, जी। वो समस्याएं थी। अब हम यहां जब आ गए तो पूरब की अलग समस्याएं, दक्षिण की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग। भारत महान देश है, 144 करोड़ लोगों का देश, विविधता है, और यहां भारत के बारे में सोचते हैं। ये अलग बात है कि आज भारत के बारे में भाजपा कम सोचती, भाजपा के बारे में ज्यादा सोचती। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं जानता हूं इस पर प्रतिक्रिया होगी, आलोचना होगी मेरी, पर जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और वापस नहीं। भारत महानतम है, महान देश है, हमें गर्व है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम देश के लिए अपना हित कुर्बान कर देंगे, पार्टी का हित कुर्बान कर देंगे, और भारतीय जनता पार्टी, भाजपा पार्टी के हित के लिए देश का हित कुर्बान कर देगी। दर्जनों उदाहरण है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। पूरी जिम्मेदारी से, ऑन रिकॉर्ड, वापस भी नहीं लूंगा और साबित कर दूंगा यहां जो कदम आपने उठाया। और साबित करने के पहले अभी मैं कह दूं, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो सेना के बढ़ते कदम, या तो मोदी जी खड़े होकर पार्लियामेंट में कह देते, हम लोगों ने बार बार कहा कि नहीं, ट्रंप ने मना नहीं किया था, हर मोर्चे पे कहा, आपने अपने आप रोका। ट्रंप तो 55 बार कह चुका। परसों फिर कहा उसने कि परमाणु युद्ध रुकवाने के लिए मैंने रुकवा दिया। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में सेना के बढ़ते कदम जो पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने की ओर बढ़ रहे, तो हमें अपनी सेना पर गर्व है। अगर रोका नहीं होता तो फिर आज वो भारत का हिस्सा होता। आखिर 1971 में ऐसी स्थिति तो थी जब भारत की सेनाएं बढ़ रही थी ढाका की तरफ, तो 7वां बेड़ा आ गया था, और उस समय के राष्ट्रपति निक्सन इन्हीं की तरह था। उसने रोका, किसिंगर का संदेश आया, टेलीफोनिक वार्ता हुई, और इंदिरा गांधी ने कहा मैं जो भी निर्णय लूंगी भारत के हित में। और जब तक दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बाद में बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान नहीं स्थापित हो गया, तब तक इंदिरा गांधी न झुकी, न डरी और न परवाह की। मुझे तो वो भी दौर याद है, सो नहीं पा रहे थे हम लोग। मैं तो उतना यूनिवर्सिटी डेज थे, पर मैं बता रहा हूं
सातवां बेड़ा उस समय अजय माना जाता था। ये लगता था अब उड़े उस वहां से विमान और बम्बार्ड करेंगे वो सबमरीन्स। लेकिन इंदिरा गांधी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जब तक दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश रहेगा, इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा। मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में ये कहा कि जिस वक्त ये सारी संधि की बात हो रही थी उस वक्त वो मीटिंग में थे, यूएसए से फोन आ रहा था तो वो बातचीत ही नहीं कर पाए 1 घंटे तक। जब डिसीजन ले लिया, अनाउंस कर लिया, उसके बाद बातचीत हुई। ये तो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने। मैं फिर कह रहा हूँ बातचीत हुई ना, क्या बातचीत हुई। एक तरफ दूसरा आदमी, वो भी राष्ट्रपति अमेरिका का, वो कह रहा है कि मैंने रोका, मैंने युद्ध विराम कराया, मैंने ट्रेड की लालच दी, व्यापार की लालच दी कि मैं ट्रेड करा दूंगा। अब और स्पष्ट किया कि मैं परमाणु संधि भी रोकना परमाणु युद्ध भी रोकना चाह रहा था। एक तो वो था, और दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री मीटिंग में है, फोन नहीं उठा रहा है। वो तो वाइस प्रेसिडेंट का फोन था। अरे मोदी जी ने रोका कि नहीं रोका, क्यों नहीं गरज के उसी पार्लियामेंट में बोले कि ये मेरा निर्णय था, सेना का निर्णय था, दोनों के जेसीओस का निर्णय था, ट्रंप ने नहीं रोका। एक शब्द एक वाक्य क्यों नहीं बोले कि अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने नहीं रोकवाया है, ये तो जेसीओ ने, दोनों सेनाओं का फैसला है। ये बोलने के लिए क्या मोदी जी के पास शब्दों की कमी, ऐसे दूर तक फेंकते। यहां तो गले में फंसी हुई थी, गले में जो फंसी थी वो आज तक नहीं निकाल पाए। आपने ये भी कहा, क्या ये बात सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया में कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा था? ये हिस्टोरिकल फैक्ट। जब भारत बांग्लादेश निर्माण की ओर सेनाएं बढ़ रही थी, सोवियत रूस सहित कई देश हर तरह से खड़े थे। इंदिरा गांधी ने प्लान किया था इंडो सोवियत ट्रीटी। मोदी जी में उतनी दूर सोचने की शक्ति नहीं। मैं तो मोदी जी की विदेश नीति की सबसे बड़ा आलोचक हूं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, सीमित समय आपके पास होगा। भारत का नक्शा, एशिया का नक्शा ले लीजिए, उसमें भारत है। भारत की एक तरफ कौन है? अफगानिस्तान, संबंध खराब। पाकिस्तान, युद्ध हो रहा है। चाइना, 21 सैनिक उसने मार दिए हमारे लद्दाख में। नेपाल, जो दोस्त नहीं था, छोटा भाई था, हमारे बिना जी नहीं सकता था, उसके बाद बहुत सी चीजें नहीं थी, हम देते थे, वो भी हमारे खिलाफ। बांग्लादेश, जिसे हमने जन्म दिया, वहां मंदिर सुरक्षित नहीं, हिंदू सुरक्षित नहीं, और ये हिंदू सम्राट यहां बैठे हुए हिम्मत नहीं पड़ रही कि बोले। श्रीलंका, जिससे एज ओल्ड संबंध थे हमारे, उससे संबंध अच्छे नहीं। म्यांमार से संबंध अच्छे नहीं। बर्मा, पूरब जल रहा, पश्चिम अलग जला रहे हो। एक देश छोटा सा मालदीव, जो पास में है, सीमा नहीं लगती, पास में है, उससे रिश्ते अच्छे नहीं। वारे मोदी, कहां पहुंचा दिया विदेश नीति। कहां इंदिरा गांधी 1 से 30 नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज की लीडर बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका और रूस के खिलाफ, इन दो महाशक्तियों के खिलाफ नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, नासिर के साथ, श्रीलंका के तमाम देशों से मिलके, और आप वो भी न कर पाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आज भारत की विदेश नीति पूरी तरह से असफल है, फेल है? पूरी तरह से फेल छोटा वर्ड है, शर्मनाक स्थिति में पहुंच। मोदी के फेंकने की वजह से कोई विश्वास नहीं करता। क्लेम तो ये करती है भारतीय जनता पार्टी, और मीडिया में रिपोर्ट्स देखते हैं हम कि ट्रंप और मोदी जी बड़े करीबी दोस्त हैं। हम नहीं जानते, आप तो बहुत इंटरव्यू लेते होते। कुछ लोगों की आदत होती है फोटोजेनिक बनने की। मोदी जी को बस एक शौक है, कोई पुरानी फोटो देख ली होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की गले मिलते हुए कैनेडी से, या नासिर साहब से, या खुर्शीव से, तो जाते कोई गले मिले न मिले, गले लिपट जाते हैं, और फिर बीच में कोई पढ़ नहीं सकता। फ्रेम में अगर कोई आ रहा होता तो हटवा देते हैं। हाथ कोई अपना बढ़ाए न बढ़ाई, छीन के हाथ मिला के वो फोटो पसंद करते हैं। अरे हाथ मिले न मिले, गले मिलो न मिलो,
भारत के हित मिलने चाहिए उस देश से, और मोदी जी भारत के हितों की रक्षा में पूरी तरह असफल। यानी आप ये कह रहे हैं वो दोस्ती ऑन कैमरा दोस्ती है, ऑफ द कैमरा कुछ उसका फायदा नहीं है देश को, नुकसान है। कहा था, मोदी का वादा था कि अगर मैं आ गया तो डॉलर जो है, याद है मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था कि लगता है अब ये डॉलर रुपया 58 या 60 रुपए था, 58 या 60 रुपए था, मनमोहन सिंह की उम्र पार कर जाएगा। मनमोहन सिंह जी की उम्र तो नहीं पार किया, इन्हीं की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज 88, 89, 87, 90 के आसपास लहरा रहा, 100 तक जाएगा। गलत आर्थिक नीति नहीं। पेट्रोल तो आपने वादा किया था उस समय 60-62 था कि हम इसे 35 रुपए में बेचेंगे, आज 100 पार कर गया। उसमें वो ट्रोल करते, ट्रोल आर्मी है, वो कितना सही है गलत है पता नहीं, मीडिया में ट्रोल करते रहते हैं कि भाई शेर को पालना है तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा। शेर तो हम भी पालते थे, पर वो भौंकने वाले शेर नहीं होते थे। अब ये जो लाए हैं वो म्याऊं म्याऊं करते हैं, आए हैं ना अफ्रीकन कंट्री से चीते, ये म्याऊं म्याऊं करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनसे खेलता था वो सरदार, वो शेर थे, गरजते थे, पीठ पे हाथ रख के, इधर जा गए, बंद हो गए कि कोई हमला ना हो पाए, और वहां से खोल दिया। अच्छा एक बात बताइए प्रमोद जी, ये मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तो आपके पार्टी वाले भी, आपके समर्थक भी, और जो आपको शायद पसंद ना भी करते हो वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। ऐसा दौर ही पिछले 8-10 साल में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए। मैं मोदी बीजेपी की बात कर रहा हूं जिसका आपने अभी जिक्र किया। बीजेपी की तरफ से कभी कोई ऑफर आया कि भाई अब प्रमोद जी बहुत हो गया, आ जाइए, आपके बहुत सारे साथी जो है इधर आ गए, आप भी आ जाइए, पाला बदल दीजिए। मैंने बताया अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई नेता था, मुख्यमंत्री पद से भी कोई बड़ी लालच होती है। प्रमोद तिवारी उसको ठुकरा सकता है सिद्धांतों के लिए। देखिए मैं फिर कह दूं, मुझे भारत प्यारा है, हिंदुस्तान प्यारा है, मुझे संविधान प्यारा है जहां सारी जाति धर्म को बराबर का अधिकार हो, पूजा का, इबादत का। मैं कहता हूं कि जम के पूजा करो पर दूसरे की इबादत के रास्ते मत रोको। यह है मेरा सिद्धांत। ये भाजपा वाले, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत से ऐसे हैं कि उनको पूजा के लिए खड़ा कर दो, ठीक से पूजा भी नहीं कर सकते, पर दूसरे की इबादत रोक दो, इसी में हिंदू धर्म। अब ये बताओ भैया, हम तो इतने ही रहे, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा। ये मोदी जी के आते ही हिंदू धर्म खतरे में कैसे पड़ गया? पड़ ही नहीं सकता इस देश में। हमने ऐसा संविधान बनाया है, पर हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आगे तक देखिए आप, कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री था राजेंद्र प्रसाद जी, कांग्रेस के अंबेडकर जी को कांग्रेस ने ही चेयरमैन बनाया था। हमने क्या कहा है कि हर किसी को अपनी पूजा, इबादत, उपासना का अधिकार है, पर यह अधिकार तभी तक है जब तक दूसरे की इबादत, पूजा, उपासना में खलल ना पड़े। आप उसे नहीं रोक सकते। यहां तो उल्टा हो रहा है, अपनी करो ना करो, दूसरे की रोक दो, और उससे जो चिंगारी हो उसमें अपनी सत्ता की नाव को पार करो। आपने ये भी कहा कि मुसलमानों के नाम से कब तक नफरत करोगे? देखिए मैं एक चीज बताऊं, सवाल ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, सवाल है भाजपा का और कांग्रेस का। मैंने कहा ना कि हम देश पहले सोचते हैं, पार्टी बाद में। वो पार्टी के लिए संविधान ताक पे रख देंगे। अगर 400 आ गए होते ना ये पिछले इलेक्शन में, तो ये संविधान ना होता, मोदी का संविधान बनता। और मुझे तो डर लगता है चुनाव में सबको वोटिंग राइट रह जाता कि नहीं रह जाता। SIR क्या है? SIR की कहते रहो, बिहार की सूची जारी कर दो, देखो किस धर्म के कितने लोग कटे, कितने दलित, अनुसूचित जात के कटे, बैकवर्ड कटे, गरीब कटा है। अरे सवाल सीधा सा है कि अगर गरीब रोजगार पा जाएगा, गरीब मजबूत हो जाएगा, तो फिर इनकी जो फैक्ट्रियां हैं इनके दोस्तों की, उसमें काम कौन करेगा? कौन जाएगा इनके प्रदेशों में मजदूरी करने, नौकरी करने, सड़क पर सोने के लिए? तो मोदी जी चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत से राज्यों को इतना गरीब रखना चाहते हैं कि वहां से पलायन जारी रहे।
लोग जाते रहे मजदूरी करने। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने ये तो बता क्या? दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था लेकिन आपने ठुकरा दिया। वो अटल जी के टाइम की बात होगी। मोदी जी के टाइम पर आपको ऑफर आया कुछ सामने से? देखिए, ना मुझे मोदी जी ने दिया, ना मुझे अमित शाह जी ने दिया, पर कई नेताओं ने भाजपा के बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पे सुझाव देते रहे, अब मान जाओ, अब मान जाओ। हमने कहा मान गए। आखिरी दिन जो होगा तो कांग्रेस में मिले ना मिले कोई पद, तिरंगा कफन तो मिलेगा। तो मेरा तो असूल वो है, मैं उसी पे चलूंगा। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है, आप मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था, कहीं बाहर नहीं कहा था, जैसे भाजपा की आदतन झूठ बोल देती। पार्लियामेंट में कहा था। और अगर सच पूछे तो शक्ति, भारत के हितों का, शक्ति का कोई अवतार था तो इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा देश के लिए कुछ सोचने वाला था। तो ये सिलसिला है, सभी ने सोचा है। पंडित नेहरू ने सोचा, शास्त्री जी ने सोचा, इंदिरा जी ने सोचा, राजीव जी ने सोचा, नरसिंह राव ने सोचा, मनमोहन सिंह जी ने सोचा, अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा। पर उसके आगे नहीं बोलूंगा। लोग पार्टी ज्यादा सोच रहे हैं, देश का हित कम। यूपी की बात करते हैं। अभी हाल ही में कुंभ यूपी में लगा था, कुंभ मेला काफी चर्चा में रहा। आपने ये कहा कि यूपी में कुंभ को इवेंट बना दिया गया, इसीलिए वहां पर इतनी मौतें हुई। देखिए, मेरा ये कहना था, एक बार भगदड़ हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तब और अब में बड़ा फर्क है। टेक्नोलॉजी सबका ड्रोन नहीं था ना कि वो पूरे मेला क्षेत्र की फोटो कंट्रोल रूम को भेजता रहे। तब तो टावर पे खड़े होकर सिर्फ आप देख सकते थे भीड़ कहाँ है, क्या है। दूरबीन थी ज्यादा से ज्यादा। और जब भगदड़, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। यहां भगदड़ हुई, आज तक किसी को मालूम है संख्या क्या है? बीबीसी सुनो तो कुछ कहता है, कुछ आपके चैनल हिंदुस्तान के सुनो कुछ कहता है, और सरकार कुछ कहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बदइंतजामी जो हुई वो इवेंट बनाने में हुई। बाहर से जो लोग आते थे उन्हें साधारण तीर्थयात्री के तौर पर आने देते आप। आपने क्यों वीवीआईपी के लिए रूट अलग बनाया? वीवीआईपी के लिए लोग रोके गए और दुनिया भर से लोगों को लाए जैसे कोई मेला हो। अरे मेला तो था, मेला से ज्यादा धार्मिक मेला था। तो लोगों को नहाने देते, पूजा करने देते, तुमने तो उसे कॉमर्शियल इवेंट बना दिया। ये मैंने कहा था, कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पैसा जम के खर्च किया गया। मोदी जी को लेकर कांग्रेस बड़ी आरोप लगाती है कि लोकतंत्र में तानाशाही की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। मोदी जी पार्लियामेंट कई दिन आते हैं, कई दिन बोलते हैं। एक चैम्बर राज्यसभा है, पूरा सेशन बीत गया, आए ही नहीं। अब ये कि सेशन में राज्यसभा में एक, लोकसभा में बहुत जीनियस है, पर राज्यसभा में कम नहीं। उनके सवाल मोदी जी को सुहाते नहीं। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इनका जवाब देने में पसीना आ जाता है लोगों को, तो शायद इसलिए नहीं आते। हम जानना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना के बढ़ते कदम क्यों रोके गए, नहीं आए। बीजेपी तो ये आरोप, मैं तो ये कहता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हैं और संविधान की परंपराओं का नहीं पालन करते हो। ये क्या उचित है कि नेता विरोधी दल या अपोजिशन बेंचेज पे बैठे लोग बोलें तो सत्ता पक्ष बोलने न दे, चेयर पे बैठे लोग उनको परमिट ना करें? ये संविधान है? अरे भाई, डिस्कशन तो चाइना पे भी हुआ था, हम मानते। तो हर विषय की चर्चा हो लोकतांत्रिक ढंग से, इसीलिए तो पार्लियामेंट बनी। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि वो तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष वो चर्चा नहीं करना चाहते। जैसे ही वो सदन बुलाते हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं। गलत कह रहे हैं। कैमरा, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, राजनीति में बड़ी सी बड़ी
माफी मांग लूंगा। जरा लोकसभा और राज्यसभा के कैमरे कितनी देर अपोजिशन पे रहते हैं ये दिखा दें। और लोकसभा में और राज्यसभा में अपोजिशन तो बेल में आता रहा है, लेकिन अपनी जगह खड़े होकर सदन न चलने देने का जो रूलिंग पार्टी कर रही, क्या वो लोकतंत्र? क्या भारतीय लोकतंत्र की यही परंपरा है? क्या मोदी जी यही आपका संविधान के प्रति सम्मान है कि विपक्ष बोल न सके? याद रखिए, विपक्ष नहीं बोलेगा, आप नहीं बोलने देंगे पार्लियामेंट के अंदर, जनता बोलेगी। आप लोग वहां जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां धक्का मुक्की होती है। सदन के अंदर जब धक्का मुक्की होती है तो आरोप आप ये लगाते हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। नहीं, देखिए, धक्का मुक्की तो तब होती जब फिजिकल क्लैश होता जी। फिजिकल क्लैश तो अभी तक हुआ नहीं कभी। भाग्य से, सौभाग्य, मैं उत्तर प्रदेश में जरूर देख के आया हूँ, वहां फिजिकल क्लैश हुआ था, लेकिन भारत की लोकसभा या राज्यसभा में फिजिकल क्लैश हुआ नहीं। आप भगवान राम की भारतीय जनता पार्टी बहुत बात करती है, लेकिन आपका कहना यह है कि आप भगवान राम के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का व्यवसाय करती है। मैं उसे, और जो पार्लियामेंट में बोला है जी, साफ साफ बोला है, मैं भगवान राम का पुजारी हूं और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की व्यापारी है। वो हमारे लिए धर्म, देखिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का धर्म हो पर धर्म में राजनीति ना हो। भगवान राम, मैं तो हिंदू हूं, मेरा हिंदुत्व कहता है कि पूजा करो, पर मेरा हिंदुत्व गांधी वाला हिंदुत्व है, वो कहता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हम अपनी पूजा करें, उपासना करें, गुरबाणी चले, अजान हो। और तो मैं अक्सर, एक बार नहीं हजारों बार बोल चुका हूं पार्लियामेंट, असेंबली, अपनी मीटिंग्स में, कि जब तक इस देश के मंदिर की घंटियां और मस्जिद के अजान की आवाज एक नहीं होगी, तब तक मुल्क कभी सशक्त नहीं बन सकता। जब जब एक हुआ तब तब हिंद की सेनाएं जीती हैं। आप बताओ 65 और 71 में पहला जेट किसने मार गिराया था? जबकि जेट अजय था, एक माइनॉरिटी के आदमी, निर्मल सिंह सेखों ने। पैटर्न टैंक 3 किसने तोड़े थे? हवलदार अब्दुल हमीद ने। हिंदुओं ने जान कुर्बान करके किस तरीके से दर्रे पे कब्जा किया था, अब भूल गए। मेजर शैतान सिंह, ब्रिगेडियर होशियार सिंह। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब खड़े होते हैं तो उस हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके कोई, दुनिया में ऐसा देश नहीं। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री बनना चाहते तो यही ताल कटोरा में मैंने खुद एआईसीसी के सेशन में कहा था, और मनमोहन सिंह जी ने सहमत दी थी चुनाव के पहले, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मनमोहन सिंह जी तैयार हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर मैं क्या करूं, सोनिया गांधी बनने को नहीं तैयार, राहुल गांधी बनने को नहीं तैयार, और विपक्ष इल्जाम लगाने में, झूठ बोलने में आगे आगे। देश का लोकतंत्र, बहुमत होगा, निर्णय लेंगे, हम सब फिर अनुरोध करेंगे राहुल जी से। अब ये तो निर्णय राहुल जी को लेना पड़ेगा। और देखिए, वक्त बहुत दूर नहीं है। पिछला चुनाव ले लीजिए, 305 से घट के 240 पहुंचे, जिसमें मैं मानता हूं 30-35 सीटें इन्होंने घपला की। 200 के आसपास से 205, 210। एक और गंभीर आरोप है, कह रहा हूं 240 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीती है, उसमें से 30-35 मैं सीटें उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें गिना सकता हूं। अभी इलेक्शन पिटीशन भी चल रही है, वो भी गिना सकता हूं। तो ये तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, आज क्या सरकार, जेडीयू खींच ले, तेलुगु देशम खींच ले, भर भर आके गिर जाएगी। इस सरकार की कोई उम्र है? लोग कहते हैं अगला साल बड़ा खतरनाक है इस सरकार के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जनता में निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे जाएगी। तो इंदिरा गांधी की छवि आपको किस में नजर आती है? इंदिरा गांधी की छवि किस में नजर आती है ये अलग बात है, पर इंदिरा गांधी के सिद्धांतों पर कांग्रेस चल रही है,
इंदिरा गांधी के सिद्धांत पर सोनिया जी चली, राहुल जी चले, और ये भी सही है कि सूरत और सीरत दोनों बहुत कुछ लोग कहते हैं कि प्रियंका जी का लुक इंदिरा जी के तरह लगता है, बोलती भी उन्हीं की तरह कम्युनिकेट कर लेती। तो राहुल जी ने तो अडॉप्ट किया इंदिरा जी के सारे सिद्धांत, सारे कदम। ये निर्भीकता जो राहुल गांधी में है, निडरता है। अभी ने कहा ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जेल तक भेजने की हर कोशिश कर ली, घर से निकाल दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी के चेहरे पे शिकन आई, माथे पे बल पड़ा, फिर इलेक्ट होके छाती ठोक के आ गया? और मैं समझता हूं जब राहुल गांधी को देखते होंगे मोदी ना, तो वो कांप जाते होंगे, उनको पसीना आता होगा, पर राहुल गांधी को नहीं। राहुल गांधी को तो पसीना आता ही नहीं, वो तो सर्दी में भी टी शर्ट में घूमते हैं, ये भी बड़ा चर्चा का विषय रहता है। मैं समझता हूँ फिजिकल फिटनेस का, मैं तो पूछता हूँ उनसे तो कुछ हमको सबको भी सिखा दीजिए फिजिकल फिटनेस का है उनका। अब एक घटना की बड़ी आलोचना हो रही है आज, परसों की। राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए एक तालाब में कूद गए बिहार चुनाव में। के दौरान उनके साथ हमारे घोषित डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार सानी जी भी थे, वो मछुआरा समुदाय से आते। राहुल गांधी सीखना चाह रहे थे, उसके पहले कुम्हार के यहाँ गए, कुली के पास गए। वो मछली मत्स्य पालकों के साथ खड़े होना चाहते हैं, कमजोर तबके के साथ, गरीब तबके के साथ। और हमारे ये दोनों नेता कैसे ताले की चाबी बड़े पूंजीपतियों खुलती, उसमें महारत हासिल है। जो है उस पर इनकी नजर रहती है, हमारी नजर गरीब पर, साधारण पर रहती। मैं तो कहना चाहता हूं पेट्रोल का दाम कल गिर जाए, चिंता छोड़ देंगे पूंजीपतियों की खजाने की। बड़ी बात कह रहा हूं। प्रमोद तिवारी और राजा भैया की दोस्ती कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छे संबंध है मेरे उनसे। और मैं ये कहूंगा, जनता उन्हें इतनी बार से अगर निर्वाचित कर रही है तो जनता में उनकी लोकप्रियता है। वक्फ बिल के लिए आपने कहा कि संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान की भावना की नहीं, संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ, संविधान के क्लॉज के खिलाफ है। संविधान जो देता है हर धर्म को, हर जाति को प्रैक्टिस करने का अधिकार, उपासना का अधिकार जिसे मैं कहता हूं, इबादत का अधिकार, उनकी बिल्डिंग्स को संचालित करने का अधिकार, तो उसे रोकने की कोशिश है ना। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अच्छा, इंडी गठबंधन को लेकर बड़ी बात होती है कि ये कांग्रेस को इंडी गठबंधन कमजोर करने का काम कर रहा है या ताकत देने का काम कर रहा है? कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं यहाँ। फिर हम कह दें, अपनी पहली बात दोहरा रहा हूं, हम राष्ट्र की सोचते हैं, राष्ट्र हित पे अपना हित कुर्बान करने को तैयार है। हम कमजोर हों या शक्तिशाली हों वो सेकेंडरी है, हमारा हिंदुस्तान शक्तिशाली हो, संविधान हमारा बच जाए। ये जो मोदी जी एंड कंपनी का इरादा संविधान बदलने का है ना, ये रुक जाए। लेकिन बीजेपी इसे लेकर तंज कस रही है। बिहार में अभी हाल ही में इसे लेकर लगातार कहा जा रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवा लिया। माफ करना पंडित नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव जी, शास्त्री जी और अटल जी, क्या कभी सोचा था इस देश का प्रधानमंत्री कट्टे देसी बम की बात करेगा? कनपट्टी पे कट्टा लगाना प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, तो सड़क चाप भाषा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी अपने देश के प्रधानमंत्री से। जब वो बोलते हैं तो दुनिया में सुना जाता है। क्या इसको बेहतर ढंग से नहीं कह सकते थे कि उन पे लोकतांत्रिक ढंग से दबाव डाल के किया? कनपट्टी पे कट्टा, ये किसकी भाषा है? आगे नहीं बोलूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? जो कहना है पार्लियामेंट में कहेंगे, जो कहना है कमेटी में कहेंगे, लेकिन मैं इसके को अव्यवहारिक मानता हूं। आपने हाल ही में किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया था यूपी के अंदर, उसे लेकर कोई जवाब मिला? देखिए, किसान को बोनस देने की और दुगनी उपज का लाभ देने की घोषणा किसकी थी? नहीं पूरी हुई। ये तो छोड़ दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं जो बकाया है उसका, चाहे गन्ना किसानों का, चाहे किसी रूप में, वो तो दे दो।
तो ये मांग तो हमारी जायज़ है, हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और दिला के रहेंगे। आप बताइए, अगर कांग्रेस न लड़ी होती, किसान न लड़ा होता, 700 से ज़्यादा शहीद न होते किसान, तो वो जो तीनों काले कानून थे ना, 1 साल धरना चला था दिल्ली की सीमा पे। जी। मैं तो किसानों को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ जो शहीद हुए। ये सरकार झुकी है, झुकाने वाला चाहिए। ये सरकार झुकेगी, झुकाने वाला आ चुका है, उसका नाम है राहुल गांधी। एक और स्टेटमेंट आपका बड़ा चर्चा में रहा, मुझे लगता है आपका पक्ष दोबारा से उसके लिए जाना चाहिए जनता के बीच में। आपने ये कहा कि कांग्रेस आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रही है। हम सब, कांग्रेस भी लड़ रही है, इसमें कोई दोहरा देता हूं, कांग्रेस दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रही, इसमें कोई दोहरा नहीं। पर कैसी आजादी? विदेशी लोगों से नहीं, उन लोगों से लड़ रही जो संविधान बदल देना चाहते, जिनका संविधान में विश्वास नहीं, संविधान प्रदत्त अधिकारों से बोलने का अधिकार नहीं, जो बोलते हैं वो सालों जेल में रहते हैं। हम उस गुलामी से देश को आजाद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल रॉन्ग डूवर्स के साथ हो, इकोनॉमिक अफेंडर्स के साथ हो, राजनीतिक अफेंडर्सों के साथ नहीं। ये है आजादी की। आपने ये भी कहा कि सरकार ने आधार कार्ड तो बनाए और उसे मानता कोई नहीं है। मैंने ये नहीं कहा। जब इन्होंने बिहार में आधार कार्ड को अधिकार नहीं माना कि ये जेन्युइन वोटर है, तो मैंने कहा कि नहीं मानना चाहिए। कारण ये है, उस समय इसलिए नहीं लिखा गया कि जब बना था तो उसमें आधार कार्ड था ही नहीं। तो राशन कार्ड आप मान लोगे, आधार कार्ड नहीं मानोगे। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मानी और उसने कहा नहीं, आधार कार्ड जो है वो ग्राउंड है। आधार कार्ड अगर कोई दिखा रहा है तो उसे आप नकार नहीं सकते, कंसीडर करना पड़ेगा। संजय गांधी ने आपसे ऐसा क्या कहा था कि आपने वकालत छोड़कर राजनीति ज्वाइन कर ली? देखिए, मैं उनके अपने सीनियर थे पीसी चतुर्वेदी साहब जी, उनका एक केस चल रहा था देहरादून में। देहरादून में तब अविभाजित उत्तर प्रदेश की सीबीआई कोर्ट देहरादून में, वहां जाते थे क्योंकि वो आ नहीं सकते थे हमारे सीनियर, क्योंकि देहरादून और वो इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते थे। मैं इलाहाबाद में नहीं आ सकते, सीधा रास्ता नहीं था, मोटरेबल था नहीं देहरादून से इलाहाबाद। दिल्ली आते थे, दिल्ली से फिर हम संजय जी के साथ उनकी मेटाडोर पे मैं जाता था। तो उन्होंने रास्ते में कहा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लो। उस समय जो हमारे उम्मीदवार हो सकते थे पार्टी में नहीं थे। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। फिर असेंबली के समय उस समय के मुख्यमंत्री हिमाचल के रामलाल जी से संदेश भिजवाया और तब तक मेरा भी मन था, आपका मन बन चुका था। केंद्र में सरकार आ चुकी थी। मुझे लगा, मैंने अपनी पत्नी, बच्चों और कुछ नजदीकी लोगों से बात की। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने कहा जाओ। मेरी पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं सर्विस कर लूंगी। और वही हुआ, मैं राजनीति में आ गया, एमएलए का चुनाव लड़ लिया। फिर रामपुर खास की जनता का हृदय से आभार। वो मुझे जानती नहीं थी, मेरे पिता को जानती थी कुछ लोग, क्योंकि वो वकालत करते थे। उसने मुझे जिले में सबसे ज्यादा वोटों से 11,000 जिता दिया। और उसके बाद तब से आज मैं जो कुछ हूं, ये रामपुर खास की जनता का आशीर्वाद है। लोकतांत्रिक वोट के माध्यम से, वोट तो कम, विश्वास के माध्यम से वो मुझे इतनी ताकत देता रहता है कि उठाओ कदम, क्षेत्र के हित में हम साथ हैं। वो उसने मुझे भी बदल दिया और रामपुर खास को भी बदल दिया। रामपुर खास के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, छोटे छोटे जल्दी से सवाल लेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल बार बार बीजेपी लगाती रहती है, पूछती रहती है कांग्रेस पार्टी से, क्या कांग्रेस पार्टी की कल्पना बिना गांधी परिवार के की जा सकती है? मैं पूछना चाहता हूं, 1991 से 96 तक कौन प्राइम मिनिस्टर था? मैं पूछना चाहता हूं 2004 से 2014 तक कौन से गांधी परिवार का प्रधानमंत्री था? 1989 के बाद क्या गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री बना? कितने साल हो गए? राजीव जी के बाद तो कोई नहीं बना ना। तो सवाल का जवाब तो इतिहास दे रहा है। क्या सोनिया गांधी चाहती थी
सोनिया गांधी को हम लोग सब गए मनाने, वो नहीं मानी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। राहुल गांधी का मैंने आपको वाक्य का जिक्र किया, राहुल गांधी जब चाहते प्रधानमंत्री बन जाते, एक्स प्राइम मिनिस्टर तो होते आज की तारीख में, और बन गए होते तो शायद एक्स लिखा ही ना जाता, ना कांग्रेस के लिए ना उनके लिए, क्योंकि मोदी के हिम्मत के साथ जो राहुल गांधी लड़ सकते हैं वो आज के दौर में कोई दूसरा नेता, सब में गुण है, काबिलियत है, सब में क्षमता है, पर हिम्मत राहुल गांधी में कुछ ज्यादा है। आपने ये सवाल किया कि भारत में कितने घुसपैठिए हैं, ये अमित शाह जी, मोदी जी बताएं, अदरवाइज इस्तीफा दें। मैंने कहा, दो बातें कही कि अगर घुसपैठिए हैं तो 11 साल से हुकूमत तो आपके हाथ में, 11.5 साल आए होंगे घुसपैठिए तो वही है ना जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके अगर बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, या जो आपके दिमाग में घुसपैठी की परिभाषा हो, बर्मा, रंगून, कहाँ से आए हैं, तो इंटरनेशनल बॉर्डर अगर क्रॉस किया तो फेल्योर किसका? आपका। भाजपा शासित राज्यों से होकर गुजरे, कसूर किसका? आपका, भाजपा का। और अगर रह रहे हैं भाजपा शासित राज्यों में तो कसूरवार कौन? भाजपा। मैं चुनौती देता हूं कि आप जो 65 लाख वोट कटे, कटपिट के कुछ कम ज्यादा हो गए, इसमें घुसपैठिए कितने हैं गृह मंत्रालय जारी कर दे सूची, और अगर हैं तो क्या गृह मंत्री जी जिम्मेदारी लेंगे नैतिकता के आधार पर? प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी लेंगे कि घुसपैठिए देश में आए और रह रहे हैं? इस्तीफे की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनको जो किताब पढ़ाई गई है उनकी डिक्शनरी में इस्तीफा नहीं है, नैतिकता नहीं है। बात करते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिससे आप लगातार विधायक होते रहे। अब आपकी बेटी भी राजनीति में आ चुकी है, मोना जी, और वो भी राजनीति में काफ़ी अच्छा कर रही है। मोना जी को राजनीति में कैसे आना हुआ, पहले ये बताइए, क्योंकि वंशवाद का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगाती रही है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन मोना जी राजनीति में आई, चुनाव जीती, जनता के बीच में जाती हैं, और हम लोग देखते हैं कि जनता के बीच में रहती हैं और रिपोर्ट आती है क्षेत्र से अच्छा काम कर रही हैं। कोई दबाव था उनके ऊपर कि आपके पद चिन्हों पर चले, लेगेसी को आगे लेकर जाएं? देखिए, मोना मुझसे अटैच शुरू से आज तक, जितना करीब वो मेरे रही कोई दूसरा नहीं रहा। तो मैं जब था एमएलए बन गया था, मैं बहुत कम उम्र, 27-28 साल की उम्र में, छोटी थी, देखती थी 8-9 साल की। ये मोना उस समय 73 में मेरी शादी हुई, 80 में बना मैं, 74 में पैदा हुई, 5-6 साल की। फिर मोना सबसे पहले क्या बनी मालूम है? एक गांव में 2 कोऑपरेटिव के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पंच जिन्हें कहते हैं, पंच बनी। तो वहां से शुरुआत करी। मैं बता तो रहा हूँ आपसे जी। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 5-6 गांव की है उसकी अध्यक्ष बनी, और मालूम आपको 3 बार रामपुर खास, रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक की इलेक्टेड ब्लॉक प्रमुख रही 3 बार। और उसने जो काम किया रामपुर खास ब्लॉक में, काबिले तारीफ। तो क्या इसे हेरिटरी कहोगे आप, या इसे आप वंश परंपरा कहोगे? कितनी बार अग्नि परीक्षाओं से गुजरी हो। एक गांव में जहां से 2-3 पंच हूं, पंच का चुनाव लड़े हो, सोसाइटी के अध्यक्ष का चुनाव लड़े, 3 बार प्रमुख, और जब एमएलए बनी तो तब बनी, मैंने उसके लिए जगह नहीं खाली की। जब मैं राज्यसभा में आ गया, जगह खाली हो गई, तो रामपुर खास की जनता कोई और नाम सुनने को नहीं तैयार थी। और बाई इलेक्शन, कौन सा बाई इलेक्शन हम बताएं आपको? 2014, मोदी की वापसी का, मोदी के इमरजेंस का, मोदी वेव में, आंधी में, उस बाई इलेक्शन में। ऊपर तो पार्लियामेंट जीत गई बीजेपी, लेकिन मोना जीत के आई 75,000 वोटों से बाई इलेक्शन। तो उसे शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं। आज ये कन्फेशन है मेरा कि मुझसे बेहतर, ये मैं आपसे पूछने वाला था, आपने ये कहा भी है कि रामपुर खास के लिए आपसे बेहतर है मोना। बेटर। अब मैं कल ही मैं देख रहा था, जो डेवलपमेंट की समझ उसमें है उतना शायद मुझ में नहीं। मैं जनता पे ज्यादा विश्वास करता रहा, ज्यादा जनसंपर्क करता रहा, वो डेवलपमेंट पे ज्यादा, खास तौर से महिलाओं में और यूथ में
मुझसे ज़्यादा लोकप्रिय। डेवलपमेंट महिलाओं के हाथों में रोजगार हो, ये वही सोचती है और कर भी रही है। डेवलपमेंट की बात आपने करी तो आपका एक और स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। आपने ये भी कहा कि पूरे प्रतापगढ़ में इतने पुल नहीं हैं जितने सिर्फ रामपुर खास में है। सही नदी में एक नदी है, सही। अब हो सकता है कि मेरे यहाँ तो 16-17 है, हर गांव के सामने पुल है। अब टोटल प्रतापगढ़ में मुझे नहीं लगता 17 है, अगर हो तो एक आध अब हो गए हो इधर दो, जो मेरी जानकारी में ना हो, वरना सही बात है 4-5 असेंबली में। और उस समय लाता कैसे था मैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके। मेरी जान पहचान मुंबई में भी थी, यहाँ भी थी, वहाँ भी थी, केंद्र की सरकार थी। मैं कहता हूँ मेरे यहाँ चौड़ी सड़कें अगर हैं, हाईवे हैं सबसे ज़्यादा 7 मीटर चौड़ी, 5.5 मीटर, तो केंद्र में सरकार थी। लोगों ने बहुत कुछ केंद्र से लिया होगा, मैंने सड़कें ली, मैंने ड्रिंकिंग वाटर स्कीम ली, राजीव गांधी विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण लिया। तो मैंने अपने क्षेत्र के लिए मांगा, अपने लिए नहीं। और इसीलिए जब देने की बारी आती है तो मेरा क्षेत्र कंजूसी नहीं करता। जाति धर्म के बंधन तोड़ने वाले ज्यादा है। मोना, इस चुनाव में भी जब 2 सीटें आई कांग्रेस की, 51% से ज्यादा वोट के साथ जीती। तो कभी आपकी बेटी कहती नहीं है आपसे कि भाई आप तो मजबूती से खड़े रहे, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, शुरू से जुड़े हुए थे, कभी मोना जी नहीं कहती कि पापा यूपी में तो कोई अभी भी भविष्य नजर आ नहीं रहा है, कांग्रेस का चुनाव जीतना भी आसान हो जाएगा, सपा या बीजेपी में चले जाते? मोना चली जाती, मंत्री बनती। विस्तार से नहीं बताऊंगा, बनती, पर मुझसे ज्यादा नहीं तो मेरे बराबर कमिटेड कांग्रेस में मोना है। तो वही मोना जी भी कभी कांग्रेस मुझे तो नहीं लगता कभी, लेकिन बातचीत हुई इस विषय को लेकर? 10 बार, क्योंकि वहां तो 10 बार लगातार दिल्ली से ज्यादा यूपी में कांग्रेस की राजनीति करना मुश्किल है। परिवार से बहुत अटैच है, मुझे तो नहीं लगता। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी का ज्यादा आशीर्वाद उसके साथ है, ज्यादा विश्वास मोना के साथ है, मुझसे भी ज्यादा। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि यूपी के अंदर कांग्रेस की राजनीति करना एक मुश्किल परिस्थिति है आज की तारीख में। वही तो सोना निखरता है, कुंदन बनता है, जो आग की लपटों में तपता है। आखिर में प्रमोद जी, आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जनता को? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा जी, राजनीति में सत्ता बहुत महत्वपूर्ण, पर राजनीति में सत्ता पाने के लिए भारत के संविधान के सिद्धांतों से समझौता न हो, भारत के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन न हो, देश पहले होना चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोच्च होना चाहिए। आज की मौजूदा सरकार वो नहीं कर रही है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आइए, सत्ता आएगी जाएगी, पर हमारा भारत एक रहे, अखंड रहे, महान रहे। इसके लिए हम सत्ता सेकेंडरी करें, देश प्राइमरी करें। मुझे एमके टॉक्स के बारे में जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जितने लाख मिलियंस इसके व्यूअर्स हैं, मैं तो सरप्राइज भी हूँ। और इस बात के लिए मैं इतने कह सकता हूँ, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थना एमके चैनल के लिए रहेगी। और ये आज 1 मिलियन है, 10 मिलियन जाए और जाए, भारत की आत्मा की आवाज बने, राजनीतिज्ञों की नहीं। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आपने समय दिया सारे सवालों के बहुत ही बाकी से। थैंक यू मोहसिन भाई, योर शर्ट इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम योर जैकेट्स, वेरी स्मार्ट एज ऑलवेज। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अभी के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम अपने नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एमके टॉक्स। नमस्कार, आदाब।